नमस्ते। ये फिफ्थ नंबर मानवीकरण अलंकार के विषय में आज हम जानेंगे और ये अर्थालंकार का ही भेद है और इसकी परिभाषा और इसके उदाहरणों के माध्यम से हम देखेंगे कि मानवीकरण अलंकार की हम किस तरह पहचान कर सकते हैं। तो इसकी ये डिफाइन है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ चेतन पदार्थों को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाए वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे जड़ चेतन, जैसे पेड़ हो गए और पर्वत, नदियाँ, किसी में ले सकते हैं। मतलब प्राकृतिक दृश्य जो हैं, जड़ चेतन मतलब जैसे पेड़ है उसमें जान भी है और जड़ है, तो उसको मानव क्रिया करते हुए, उनको जब जड़ चेतन को मानव क्रिया करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवी मतलब मानव की क्रिया करते हुए दिखाया जाना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उनमें मानव की क्रिया दिखाई दे तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। इसके जो उदाहरण हैं तो उन उदाहरणों के माध्यम से हम इसे और भी स्पष्ट करेंगे। आगे देखते हैं। इसका जो उदाहरण है, पहला उदाहरण है इसका, सागर के उर से उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। अब यह देखिए, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें। कौन? लहरें। तो लहरें क्या हैं कि जड़ चेतन है। मतलब जो सागर के ऊपर जो लहरें हैं वो मतलब चल रही हैं कल कल करती हुई, तो वो नाच रही हैं। उनको कल कल करते हुए देखा गया है तो उनको नाचना बताया है कि वो नाच रही हैं। और वो आवाज़ जो आ रही है उसके द्वारा यह भी बताया गया है कि वो उनका मधुर गान भी चल रहा है। लेकिन ये क्रियाएं तो लहरें की नहीं हैं, ये क्रियाएं तो मानव क्रियाएं हैं। मानव ही नाचता है, मतलब वो नृत्य करता है, मधुर संगीत गाता है, मतलब मधुर गान करना, नृत्य करना, तो ये तो मानव की प्रवृत्ति में है। और तो मानव की मतलब यहाँ पर मानव क्रिया करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, हे रजनी वाले, मतलब जो रात्रि है, रात्रि बाला को ही क्या बताया है? सज धज कर तुम कहाँ चली। अब ये देखिए कि जो रात्रि है, रात्रि को एक बाला का रूप दे दिया और कहा कि सज धज कर। तो सज धजना, सज संवरना किसकी प्रवृत्ति है? ये मानव की प्रवृत्ति है। मानव ही सज धज करके रहता है। लेकिन यहाँ पर रात्रि को एक बाला का रूप दे करके उसको सज धज करके मानवी क्रिया करते हुए प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ भी मानवीकरण अलंकार हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंस रहे हैं, अब फूल तो हंस नहीं सकते, ये तो मानव प्रवृत्ति है, मानव की क्रिया है कि मानव हंसता है। ये तो हंसना तो केवल मानव को ही मिला है। कलियां मुस्कराई, और जो कलियां हैं, जो फूल बनने से पहले जो कलियां होती हैं वो भी मुस्करा रही हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जड़ चेतन पदार्थों को, जड़ हैं लेकिन फूल में भी एक चेतन होता है, जब वो उसमें जान होती तभी वो खिला हुआ होता है और हरा होता है। और जो कलियां हैं उनमें भी जान है, चेतन है, लेकिन मानव तो नहीं है ना। तो मानव की क्रिया करते हुए यहाँ मुस्कराना, हंसना, तो ये मानव मतलब ये प्राकृतिक चीज़ों में मानव क्रियाएं करते हुए दिखाया जाना मानवीकरण अलंकार होता है। आगे हम इसका जो फोर्थ है, दिवावसान का समय। दिवावसान का समय मतलब दिव प्लस अवसान, मतलब जो दिन की समाप्ति होना और संध्या आ जाना,
संध्या का आना, दिन की समाप्ति होना, दिवावसान का समय बताया गया है। तब क्या होता है कि मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय मतलब जो है, जो बादलों से युक्त आसमान से उतर रही कौन? संध्या सुंदरी। संध्या मतलब जो शाम का समय जब होता है तो उसे सुंदरी का रूप, और परी सी, संध्या सुंदरी कैसी लग रही है? परी जैसी लग रही है। तो यहाँ भी देखिए कि जो संध्या है उसे एक परी का रूप बताया गया है, और ये परी जो सज धज के संवर करके रहती है वो भी परी जो होती है बहुत ही सुंदर होती है। तो वो भी एक सज धजना यहाँ भी मानव क्रिया करते हुए दिखाया गया है, परी जैसी लग रही है। इसका आगे जो एग्जाम्पल है, मेघ आए बड़े बन ठनके, बन ठनना और संवर के। तो देखिए मेघ जो बादल हैं वो कैसे आ रहे हैं? जब बारिश होने के लिए जो बादल छा जाते हैं तो उनके लिए क्या बताया है? वो बड़े बन ठन के आ रहे हैं और सज संवर के आ रहे हैं। तो बन ठन करके रहना और सज संवर के रहना ये तो मानव प्रवृत्ति है। तो यहाँ भी आप देखिए जो मेघ हैं वो प्रकृति का जो दृश्य है कि बादलों का घिर के आना, बारिश करना और उनका बन ठन के आना, सजना संवरना, ये सब मानव क्रिया हैं। तो ये मेघों में बताई है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार हुआ। आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम, लास्ट 6, जिसमें आए महंत बसंत। अब यहाँ बसंत ऋतु जब आती है, आपने देखा चारों तरफ जो विभिन्न प्रकार के जो पुष्प हैं वो खिल जाते हैं, जो प्राकृतिक दृश्य है वो चारों तरफ बहुत ही सुहावना, मतलब अपनी ओर खींचने वाला होता है, अपनी ओर आकर्षित करने वाला होता है। तो जो बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु को क्या बताया है? आए महंत बसंत, उन्हें महंत बताया है। एक महंत जो होता है मठाधीश, मतलब साधु संगत भी बोल सकते हैं, साधु बोल सकते हैं उसे। तो जो साधु है, अब देखिए जो बसंत का आना, बसंत ऋतु कैसी है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, चारों तरफ का जो दृश्य है वो इतना सुंदर प्रस्तुत कर देती है बसंत ऋतु आते ही कि वो अपनी सभी मानव को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी तरह जो महंत है उसका क्या काम है कि वो उसके लिए अच्छा व्यक्ति और एक गलत व्यक्ति, उसके लिए दोनों एक समान हैं। वो किसी के साथ मतभेद नहीं करता, क्योंकि उसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है? सबके लिए इक्वल है। जिस तरह बसंत ऋतु सबको अपनी ओर आकर्षित करती है, सबको आनंदित करती है, और जैसे विभिन्न प्रकार के जो पुष्प खिलते हैं और जो सुगंध है वो भी सबको मिलती है, इसी तरह जो महंत हैं वो भी सबके साथ एक तालमेल बना करके और सबको अपना मान करके चलता है। तो यहाँ आप देखिए कि बसंत में ये जो प्राकृतिक चीज़ है उसमें, बसंत ऋतु है उसमें, यहाँ मानव उसको एक महंत बताया गया है। तो यहाँ पर भी मानव की क्रिया करते हुए दिखाया गया है। बसंत में महंत को बताया गया है कि बसंत का आना बिल्कुल महंत के समान लग रहा है। तो यहाँ भी देखिए किस तरह मतलब अर्थों के माध्यम से इसमें भाषा में चमत्कार पैदा हुआ है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। और इसके बाद आप देखेंगे कुछ बच्चों का कहना है कि मैं ये उपमा और रूपक उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय उपमान में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए आप एक अलग से हम एक वीडियो बना के देंगे जिसमें आप जो कन्फ्यूजन है वो भी समाप्त हो जाएगी आपकी, और आपको उसके बारे विषय में और भी थोड़ा सा समझा दिया जाएगा। तो आगे इसके वीडियो वही देंगे हम। धन्यवाद।